नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनगाइडेड मिसाइल से संबंधित। 2 और अलग अलग न्यूज़पेपर से आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। एक इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे लैंड मोनेटाइजेशन से संबंधित, और एक आर्टिकल बिजनेस लाइन का हम डिस्कस करेंगे। वो आर्टिकल ये है, आज यूक्रेन वार की सिचुएशन में रशिया की इकोनॉमी जो है वो एकदम से कोलैप्स हो रही है सैंक्शंस की वजह से। कल को इंडिया भी अगर रशिया जैसी सिचुएशन में ना आए, इसे अवॉइड करने के लिए आज के समय में इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। एक टर्म है ब्लैक स्वान मूवमेंट। ब्लैक स्वान मतलब बिल्कुल सरप्राइजिंग मूवमेंट। जो रशिया की इकोनॉमी के साथ हो रहा है ना, बिल्कुल सरप्राइजिंग ढंग से हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो तीनों आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर से हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कोट है आज का, नॉलेज इज ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इनटू प्रैक्टिस। नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप इसे प्रैक्टिस में ना लेके आओ। कोट देखो काफ़ी अच्छा है ये, इस पर एथिक्स में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एंटोन चिकोव ने ये बात बोली थी। क्वेश्चन जो आपको आज अटेम्प्ट करना है, हाईलाइट द रैशनल बिहाइंड द गवर्नमेंट मूव टू मोनिटाइज सरप्लस लैंड एसेट ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन्ड कंपनीज। गवर्नमेंट और सरकार की जो कंपनीज हैं उनके पास जो सरप्लस लैंड एसेट है उसको मोनेटाइज करने का सरकार का जो निर्णय है, इसके पीछे रैशनल को आपको हाईलाइट करना है। कुछ चैलेंजेस भी आपको डिस्कस करने हैं ऐसा करने में, और स्टेप्स भी बताने हैं कैसे उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनगाइडेड मिसाइल से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पहले पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया कि इंडिया से एक फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल आया, पाकिस्तान के एयर स्पेस में उस फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल ने एंटर किया, और पाकिस्तान की एक जगह है मियां चन्नू जो इस्लामाबाद से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर वो फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल गिरा। सिविलियंस की प्रॉपर्टी को जरूर नुकसान हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद पाकिस्तान ने यह डिमांड रखी कि इंडिया एक्सप्लेन करे ये क्या था। इसके बाद अगले दिन इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी की 3 पैराग्राफ की, जिसमें इंडिया ने कहा कि एक मिसाइल रूटीन मेंटेनेंस के दौरान टेक्निकल माल फंक्शन के कारण गलती से लॉन्च हो गई थी, जो कि पाकिस्तान में गिर गई। जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसलिए ये जो घटना हुई इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खेद व्यक्त किया। डीपली रिग्रेट्स। रिग्रेट का मतलब होता है खेद व्यक्त करना। अपोलोजाइज का मतलब अलग होता है, माफ़ी मांगना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह भी कहा कि हम बड़े स्तर की एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करवाएंगे इस घटना की जांच करने के लिए, यह घटना आखिरकार कैसे घटी और फ्यूचर में इस प्रकार की घटनाओं को अवॉइड किया जा सके। इसके बाद पाकिस्तान ने फिर से कहा, देखो, हम इंडिया की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पर विश्वास नहीं करते। इस प्रकार से मिसाइल का लॉन्च हो जाना, क्योंकि देखो मिसाइल ने ट्रैवल किया मैक 3 की स्पीड से। मैक 3 मतलब साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा स्पीड से, और मिसाइल 40,000 फीट तक पहुंचे। इस रेंज में जो प्लेन्स है ना वो भी फ्लाई करते हैं, तो खतरा ये भी था, ये जो मिसाइल है ना वो किसी फ्लाइट से टकरा सकती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसी कोई घटना नहीं घटी। तो पाकिस्तान ने मांग अपनी ये रखी है कि या तो जॉइंट प्रोब होनी चाहिए इस घटना की, या फिर इंटरनेशनल प्रोब होनी चाहिए। पाकिस्तान ने, अब देखो आरोप तो लगाते ही हैं, पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है। यह घटना साबित करती है। वैसे देखो, इंडिया ने बताया नहीं कि कौन सी ये मिसाइल थी, लेकिन जिस प्रकार से डेटा सामने आ रहा है उसके अनुसार यह लगता है ये ब्रह्मोस मिसाइल थी। मैक 3 की स्पीड से ये मिसाइल चल सकती है। रेंज 290 किलोमीटर। हालांकि हायर वेरिएंट पर अभी काम चल रहा है, टेस्टिंग भी हुई है। इंडिया और रशिया के द्वारा मिलकर इस मिसाइल का निर्माण किया गया है। चलो देखो, अभी तक तो हमने घटनाक्रम डिस्कस कर लिया, हुआ क्या है। अब एनालिसिस करते हैं इस पूरी घटना का। देखो 2-3 थ्योरीज सामने आ रही हैं इस घटना को लेके। पहली थ्योरी तो ये है
ये मिसाइल जो कि लॉन्च की गई थी हरियाणा के सिरसा से, ये देखो यहाँ पे है सिरसा, ये लॉन्च की गई थी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की तरफ। बीकानेर में है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, सिरसा से यहाँ पे। इनिशियल जो पाथ था 60-70 किलोमीटर का वो इसी डायरेक्शन में था, लेकिन 60-70 किलोमीटर के बाद पाथ जो है इस मिसाइल का चेंज हो गया और ये पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर करके गिर गई आखिरकार पाकिस्तान के मियां चन्नू में। यहाँ पर देखिए, ये पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है, सिरसा से ये मिसाइल तैनात की गई, शायद टारगेटिंग डेटा को अपडेट किया जा रहा हो और इसी अपडेशन के दौरान मिसाइल जो है वो गलती से लॉन्च हो गई। ये दूसरी थ्योरी है। तीसरी थ्योरी ये है, इंडिया ने पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए जानबूझ के इस मिसाइल को सेंड किया। हालांकि देखो तीसरी जो थ्योरी है ना वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहली दो थ्योरीज जो हैं वो ज़्यादा सही लगती हैं। तीसरी थ्योरी देखो इसलिए सही नहीं है क्योंकि इंडिया इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहेगा पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए मिसाइल लॉन्च करना, वो भी अनआर्म्ड, मतलब मिसाइल के साथ वार हेड अटैच नहीं था। देखो, जब कोई देश दूसरे देश के ऊपर इस प्रकार से मिसाइल दाग देता है ना, अब मान लीजिए पाकिस्तान को यह लगता कि इंडिया ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया है, इस मियां चन्नू साइट के आसपास पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी रखे हुए हैं, तो अगर पाकिस्तान को यूं लगता कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडिया ने ये मिसाइल लॉन्च की है, तो बदले में पाकिस्तान भी उसी समय मिसाइल लॉन्च कर देता, तो फिर क्या होता? पाकिस्तान की मिसाइल तो हमारे किसी जगह पर गिरती, फिर उसका जवाब इंडिया को देना पड़ता, क्योंकि हमने तो मिसाइल गलती से लॉन्च की थी। लेकिन पाकिस्तान की मिसाइल जो उन्होंने यूं सोचा कि इंडिया ने मिसाइल गलती से नहीं जानबूझ के लॉन्च की है, तो पाकिस्तान की मिसाइल अगर इंडिया में नुकसान पहुंचाती तो फिर युद्ध स्टार्ट हो जाता ना। ऐसे ही तो एस्केलेशन होता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान आपको याद होगा कैसे एस्केलेशन होता है। छोटी सी घटना होती है, उसका जवाब दूसरा देश देता है, फिर दूसरा देश जब जवाब देता है सामने वाला देश फिर से जवाब देता है, ऐसे एस्केलेशन होता जाता है। मतलब एक के बाद एक देश रिप्लाई करता जाता है और युद्ध हो जाता है भयंकर। तो ये जो छोटी सी घटना थी ना, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, यूएसए और रशिया। मान लीजिए रशिया से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई, वो 25-30 मिनट में यूएसए में पहुंच जाएगी। 25-30 मिनट में यूएसए में पहुंच जाएगी तो यूएसए के जो डिफेंस अथॉरिटीज है ना, उनको पता लग जाएगा कि रशिया से मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। तो बहुत कम टाइम होता है, 5 मिनट से भी कम का टाइम होता है यूएस के प्रेसिडेंट के पास ये डिसाइड करना क्या इस मिसाइल का कैसे जवाब देना है। क्या इस मिसाइल को छोड़ने के डिस्ट्रॉय करने के लिए एक और मिसाइल लॉन्च करनी है या फिर रशिया के ऊपर अटैक करना है। 4-5 मिनट का टाइम होता है सिर्फ यूएसए के प्रेसिडेंट के पास, इतना जल्दी उन्हें डिसीजन लेना होता है। और इंडिया और पाकिस्तान ये तो देखो साथ लगते देश हैं। अगर पाकिस्तान को डिसाइड करना होता कि इंडिया से मिसाइल लॉन्च हुई है और क्या जवाब दिया जाए, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास या फिर जो भी वहां पे डिसीजन लेते हैं उनके पास तो बिल्कुल 2-3 मिनट भी नहीं होंगे डिसाइड करने में। तो इस सिचुएशन में वो गलती से कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे युद्ध स्टार्ट होने की संभावना बन जाती है। इससे पता लगता है कि ये छोटी सी जो घटना है वो कितनी बड़ी हो सकती थी। जैसे देखो, एक और घटना का जिक्र किया जाता है। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुए थे ना, उसके एक दिन बाद पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने इंडिया के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की थी। वो दिन आपको याद होगा 2019 का। उसी दिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वायुसेना का। तो उस समय तो एयरफोर्स ने यह क्लैरिफाई किया था कि पाकिस्तान का इस हेलीकॉप्टर एयर क्रैश से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खबरें ऐसी निकल के आईं कि इंडिया ने ही गलती से अपने ही एक हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया है, ये सोच के कि ये पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट है। उस समय तो ये बात नहीं निकल के आई थी। उस समय तो सिर्फ इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था। लेकिन बाद में सरकार ने जब पूरा मामला ठंडा हो गया, काफ़ी दिनों के बाद इस चीज़ को माना था कि हाँ, वो हमारी ही एयरफोर्स की एक गलती थी। हमने पाकिस्तान का समझ के वो जो हेलीकॉप्टर है गलती से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ऐसी घटनाएं देखो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ज़बरदस्त मैकेनिज्म होना चाहिए। एक छोटी सी गलती जो ना
न जाने कितना बड़ा युद्ध स्टार्ट करवा सकती है। और इंडिया वैसे हमेशा से, जब से इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया है ना 1998 में, तब से इंडिया एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नेशन रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के मुकाबले में। इंडिया ने कभी न्यूक्लियर वार की धमकी नहीं दी। हमेशा इंडिया की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में जो बयान आए, नपे तुले आए, एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह आए। हालांकि पाकिस्तान इनडायरेक्टली न्यूक्लियर वार की धमकी दे देता है, तो इंटरनेशनल ट्रस्ट तो है इंडिया के ऊपर। तो ये जो घटना है ना, इसकी भी जांच इंडिया को काफ़ी केयरफुली करनी चाहिए। और अगर कोई लूप होल्स हैं, कोई कमियां हैं, तो उनको जरूर इंडिया एड्रेस करे, ताकि इंडिया की कैपेबिलिटी पर, इंडिया की मंशा पर किसी प्रकार का कोई सवालिया चिन्ह ना लगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अनगाइडेड मिसाइल से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लैंड मोनेटाइजेशन से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 1 में लैंड रिफॉर्म्स और जीएस पेपर 3 में जो रिसोर्सेज वाला टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? पिछले हफ्ते यूनियन कैबिनेट ने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश करने को लेकर अप्रूवल दे दिया। काम क्या होगा इस नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन का? देखो, आपने भी देखा होगा अपने शहर में बहुत ज़्यादा किसी सरकारी डिपार्टमेंट का या फिर पीएसयू का लैंड पड़ा होगा और वो खाली है, वो अनयूटिलाइज्ड है। उस खाली लैंड के आसपास बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिखेंगी या फिर रिहायशी कॉलोनीज आपको दिखेंगी। आपके मन में भी कभी ना कभी ये जरूर आया होगा, ये इतना बड़ा लैंड प्राइम लोकेशन पर किसका पड़ा है? बहुत बार देखो, ये जो खाली लैंड होता है ना प्राइम लोकेशंस पर, ये सरकार का होता है, पीएसयूज का होता है। जैसे रेलवेज का बहुत लैंड जो है वो खाली पड़ा रहता है। तो ये जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की गई है ना, इसका काम ये होगा इसी प्रकार के सरकारी लैंड को आइडेंटिफाई करना और उस लैंड को मोनेटाइज करना। मोनेटाइज कैसे भी हो सकता है, या तो उस लैंड को लीज पर देना या फिर इवन बेच देना, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिले। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा, जब इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम चलेगा ना, जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली में जगह जगह पे जो भी सरकारी लैंड है, ये रेलवे का लैंड है, ये मिलिट्री का है, ये सेल का है, ये गेल का है, जितने भी ये लैंड है ना, उनका प्रॉपर डेमार्केशन होगा ज्योग्राफिकल आइडेंटिफायर के साथ में, मतलब कोऑर्डिनेट्स के साथ में। 4 दीवारी होगी, 4 दीवारी मतलब बाउंड्री वाल। तो पता भी लग सकेगा, आम इन्वेस्टर को भी पता लग सकेगा कि देखो ये सरकारी लैंड है, ये प्रॉपर बाउंड्री इसकी यहाँ तक, ये सरकारी लैंड जो है वो फैला हुआ है। तो जो इन्वेस्टर है ना, उनको अंदाजा हो जाएगा हमें इतना लैंड चाहिए और ये लैंड जो है वो इंडियन रेलवेज के पास पड़ा है, अभी फिलहाल कोई यूज नहीं हो रहा है, तो वो सरकार के पास कम से कम अप्लाई कर सकता है कि मुझे लीज पर ये लैंड चाहिए। ये पहला फायदा होगा। दूसरा, देखो इंडियन रेलवेज के पास में, मिलिट्री के पास में, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में, या फिर जो पीएसयूज हैं इनके पास में जो भी एक्स्ट्रा लैंड अवेलेबल है ना, जिनका वो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनके कोई यूज का नहीं है वो लैंड, वो सारा का सारा अनयूटिलाइज्ड एक्स्ट्रा लैंड अगर एक कॉमन अथॉरिटी के पास में आएगा ना, तो वो कॉमन अथॉरिटी ज़्यादा अच्छे से उस एक्स्ट्रा लैंड का इस्तेमाल कर सकती है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को वो लैंड लीज पर दे सकती है। मान लीजिए कल को कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है, बोलता है कि हमें फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, प्रोजेक्ट लगाना है, तो सारा का सारा लैंड इसके पास होगा, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के पास, तो वो उसको ऑफर कर सकती है कि देखो हमारे पास इतना लैंड यहाँ पे अवेलेबल है, इतना लैंड यहाँ पे अवेलेबल है इस जगह पे। तो पोटेंशियल जो इन्वेस्टर है ना, जो इन्वेस्टमेंट लेके आया है, वो अपनी सुविधा के अनुसार लैंड चूज कर सकता है। इसके बाद बड़ा फायदा ये होगा, एक तो देखो जो अभी तक अनयूटिलाइज्ड लैंड है ना, वो बिक जाएगा, वो मार्केट में आ जाएगा। तो फिर कई बार सिटीज में जो आर्टिफिशियल कमी हो जाती है ना लैंड की, कि लैंड है ही नहीं, क्यों? क्योंकि जो पीएसयूज हैं या फिर सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने लैंड पे कब्जा करके रखा है, जो वो यूज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा लैंड अगर मार्केट में आ जाएगा बिकने के लिए, तो जो आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी, आर्टिफिशियल कमी जो हो गई थी लैंड की, वो दूर हो जाएगी। और आर्टिफिशियल लैंड की कमी की वजह से दाम जो है लैंड के आसमान छू रहे थे, दाम भी कम हो जाएंगे। और देखो हाउसिंग की दिक्कत भी तो दूर हो जाएगी ना, एक्स्ट्रा घर बनाए जा सकेंगे उस लैंड पर, तो हाउसिंग की जो दिक्कत है वो भी थोड़ा थोड़ा एड्रेस होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। ये तो पॉइंट है ही जो हमने डिस्कस किया, ये सारे बेनिफिट्स होंगे। बट देखो बेनिफिट्स के साथ साथ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है, ये जो पीएसयूज है ना,
ये कभी मानेंगे ही नहीं। जैसे इंडियन रेलवे है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, पीएसयूज है, ये मानेंगे ही नहीं कि ये जो लैंड है हमारे पास एक्स्ट्रा है। वो बोलेंगे नहीं नहीं, हमें जरूरत है इसकी, हमें जरूरत है, हम नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज हैं, लैंड सरकारी है लेकिन क्लियर टाइटल नहीं है, या फिर कोर्ट में केस चल रहा है उस लैंड का। बहुत बार जो सिटीजन्स हैं उनका सरकार के साथ डिस्प्यूट हो जाता है ना कि ये लैंड तो हमारा है, ये आपका लैंड कैसे हुआ, क्लियर टाइटल नहीं है। और अगर केस चल रहा है तो जो इन्वेस्टर है वो अपना इंटरेस्ट जाहिर नहीं करेगा। तो ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज, कई बार सरकार के लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट भी हो जाता है, लोग कब्जा कर लेते हैं। लैंड सरकार का काफ़ी समय से खाली पड़ा है, लोगों ने अपने घर बना लिए उसके ऊपर, तो खाली करवाना ये भी एक बड़ी दिक्कत है। कई तो सरकारी लैंड ऐसे हैं जैसे रेलवे की ज़मीन ऐसी हैं, वहाँ पे स्लम डेवलप हुई हैं। तो ये एथिकल डायलेमा है, स्लम को दूर करें, उनका रिहैबिलिटेशन कैसे हो, रिहैबिलिटेशन होगा तो ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। देखो, राइटर का तो ये मानना है सरकार की तरफ से जो ये नई बॉडी इस्टेब्लिश की गई है ना, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, ये बिल्कुल सही स्टेप है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा लैंड को मोनेटाइज करना भी एक कॉम्प्लेक्स काम है जिसमें काफ़ी सारी स्किल्स की आवश्यकता होती है, जैसे मार्केट रिसर्च, लीगल ड्यू डिलीजेंस, वैल्यूएशन, मास्टर प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लैंड मैनेजमेंट, ये सारी स्किल्स चाहिए। तो इसीलिए नई बॉडी इस्टेब्लिश की गई है। इस बॉडी के पास में ये सारी स्किल्स होंगी और ये जो बॉडी है ज़्यादा अच्छे से फैसला कर पाएगी कि एक्स्ट्रा लैंड जो सरकार को मिलेगा उस लैंड को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है मैक्सिमम इफेक्टिव वे में। इसीलिए ये जो काम है ना, इसके लिए सेपरेट एजेंसी इस्टेब्लिश की गई है जिसमें अलग अलग स्किल के प्रोफेशनल्स होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लैंड रिफॉर्म्स से संबंधित। अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो इकोनॉमी से संबंधित है। इंडिया कैसे ब्लैक स्वान से डील करे। ब्लैक स्वान्स का क्या मतलब है? ब्लैक स्वान्स मतलब जो सरप्राइजिंग इवेंट्स होती हैं, जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, एकदम से रशिया के ऊपर जबरदस्त सैंक्शंस लग दिए, इवन स्विफ्ट से भी रशिया को बाहर निकाल दिया गया। तो रशिया के लिए ये ब्लैक स्वान मूवमेंट है, सरप्राइजिंग इवेंट्स हैं कि कैसे इन इवेंट से निपटा जाए। अगर कल को इंडिया के साथ भी ऐसा हो जाता है तो कैसे इंडिया इस प्रकार की सरप्राइजिंग इवेंट्स के लिए तैयार रह सकता है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे देखो, 21वीं शताब्दी में इंडिया ने काफ़ी सारी जो ब्लैक स्वान मूवमेंट है ना अभी तक फेस की हैं, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड, ये दो मेन हैं। अगर देखो इंडिया ये चाहता है ना, रशिया के ऊपर जिस प्रकार से सैंक्शंस लगे हैं, रशिया को बुरी तरह से आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इंडिया के साथ ना हो। ऐसी सिचुएशन अगर इंडिया के साथ आती भी है तो इंडिया को ज़्यादा फर्क ना पड़े, इसके लिए इंडिया को क्या करना चाहिए? एक तो देखो, डोमेस्टिकली हमें ज़्यादा फोकस करना है अपने आप पर। जैसे डिमांड की बात करें, अगर हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, कल को हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। लेकिन हमारी इकोनॉमी का जो मेजर बेस है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, तो फिर हमारी इकोनॉमी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया में ही कंज्यूम किया जा रहा है, तो फिर इंडिया ऐसी सिचुएशन में भी ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद सर्विस सेक्टर का जिक्र किया जाता है। देखो, 2005 में सर्विस सेक्टर में, मतलब इंडिया का जो शेयर है ना ग्लोबल सर्विस सेक्टर में, वो 2% था सिर्फ। 2011 में बढ़ के 3.1% हो गया और 2020 में पूरा जो सर्विस सेक्टर है ना वर्ल्ड का, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 4.1%। इंडिया में भी इंडिया की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है 2001-2 में था 45%, 2011-12 में बढ़ के हुआ 49% और 2020-21 में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में बढ़ के हो चुका है 54%। इंडिया देखो आज के समय में सर्विस सेक्टर में इतना मजबूत हो गया है कि अब इंडिया जो है गुड्स कम एक्सपोर्ट करता है बल्कि सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। जितना टोटल एक्सपोर्ट इंडिया से हुआ ना 2017 के फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 59% कंट्रीब्यूशन तो सर्विसेज का था। लेकिन 2021 के फाइनेंशियल ईयर में जितना इंडिया ने टोटल एक्सपोर्ट किया उसमें से सिर्फ 36% गुड्स थे और बाकी 64% तो सर्विसेज थे। जैसे हमारा आईटी सेक्टर है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये बहुत सी
बाहरी फर्म्स को, दूसरे देशों को अपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी एक एक्सपोर्ट है। तो इसी एक्सपोर्ट की बदौलत इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 2% ऑफ जीडीपी से भी कम रहेगा। अगर सर्विसेज का इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि गुड्स का तो हम देखो एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो फिर अगर इतना ज़्यादा सर्विसेज का एक्सपोर्ट नहीं होता ना, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। और देखो कोविड की महामारी के बाद तो सर्विस सेक्टर का जो स्कोप है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन आपके मन में आया होगा, क्वेश्चन तो ये था ना कि ब्लैक स्वान इवेंट से कैसे निपटा जाए। रशिया जैसे अभी सिचुएशन फेस कर रहा है, कल को इंडिया भी वैसी सिचुएशन फेस करे तो कैसे निपटा जाए। बात देखो यही तो है ना, इंडिया का अगर सर्विस सेक्टर इतना मजबूत होगा, हम इतना ज़्यादा सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे, तो सोच के देखिए वर्ल्ड की कितनी सारी फर्म्स इंडिया पे डिपेंडेंट होंगी। ऐसी सिचुएशन में वो देश इंडिया को आइसोलेट करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। हालांकि देखो भारी भरकम बात हो गई है, लेकिन ये सच है। टीसीएस, इन्फोसिस ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठा रखे हैं यूके गवर्नमेंट के, तो कल को वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं टीसीएस और इन्फोसिस के ऊपर। अगर वो इंडिया पे सैंक्शंस लगाती हैं तो उनकी खुद की इकोनॉमिक व्यवस्था पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। अब बारी आती है नेक्स्ट चीज़ की। नेक्स्ट चीज़ तो काफ़ी बार हम डिस्कस करते हैं, आपको भी पता है, क्रूड ऑयल के लिए ना हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है दूसरे देशों पे। अभी देखो रशिया के ऊपर यूरोप की डिपेंडेंसी है, तो इसका खामियाजा यूरोप भुगत रहा है। एक तरफ रिलेशंस खराब हो गए हैं, लेकिन फिर भी यूके और जर्मनी ये नहीं बोल रहे हैं कि हम रशिया से ऑयल परचेज, एनर्जी इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इंडिया को ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना है। जो अल्टरनेटिव एनर्जी है ना, उसमें इंडिया को और ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। जैसे देखो नेचुरल गैस, सोलर, कोल बेड मीथेन, फ्यूल सेल्स, इन सब में इन्वेस्टर्स को इंडिया एंकरेज कर सकता है कि आप इंटरेस्ट शो कीजिए, और भी कुछ बेहतर हो सकता है इन ऑप्शंस से संबंधित, तो वो लेकर आइए। और क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोल, डीजल, उसका इस्तेमाल कम से कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ जरूरी है, जिसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है, स्कीम्स भी लॉन्च की गई है, फेम 1, फेम 2। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडोप्शन जितना तेजी से डेवलप कंट्रीज में हो रहा है ना, उतना तेजी से इंडिया में नहीं हो रहा है, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात आती है। अभी देखो पूरा वर्ल्ड जितना खर्च करता है ना मिलिट्री पर, उसमें 3.7% खर्च करता है इंडिया। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर खर्च करने वाला देश है इंडिया। लेकिन दिक्कत ये है 70% जो हमारा मिलिट्री हार्डवेयर है ना, वो रशियन ओरिजिन का है, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो देखो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपना जो डिफेंस इंपोर्ट है ना, उसे डाइवर्सिफाई किया है। अब इंडिया फ्रांस, इजराइल, यूएसए, इन देशों से भी हथियार परचेज करता है, लेकिन अभी भी रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जिसका ये रीज़न है कि यूक्रेन के इशू पर इंडिया ने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है। सरकार कोशिश कर रही है डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए, लेकिन अभी तक कुछ ठोस निकल के नहीं आया है। 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडिया ने इस्टेब्लिश किए हैं, जिससे 2024 आते आते 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। बट देखो सरकार को अब इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स की प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही हो। इंडिया एशिया में जो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, और थोड़ा इंसेंटिव देके बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज को इंडिया में इनवाइट कर सकता है डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे देखो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद स्विफ्ट से निकाल दिया गया रशिया को। स्विफ्ट का काम देखो ये था, जो इंटरनेशनल मनी या फिर सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र होता है ना, उसके लिए ये काफ़ी मजबूत फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अब रशिया को चूंकि इससे निकाल दिया गया, तो रशिया के बैंक्स को दिक्कत आएगी। तो इसके लिए इंडिया को क्या करना चाहिए? देखो इंडिया को स्विफ्ट के समकक्ष एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि कल को इंडिया को अगर निकाला जाए स्विफ्ट से तो इंडिया को दिक्कत ना आए। रशिया और चाइना ने ऑलरेडी ऐसा कर रखा है। रशिया ने इस्टेब्लिश करके रखा है सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, और चाइना का सिमिलर मैकेनिज्म है क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। दोनों को पता था
कि ऐसी सिचुएशन वो फ्यूचर में फेस कर सकते हैं, तो इन दोनों ने अपने अपने स्विफ्ट के अल्टरनेटिव जो मैकेनिज्म है वो इस्टेब्लिश करके रखे हैं। आप और एग्जांपल देखिए, जैसे देखो वीजा और मास्टर कार्ड। आपके डेबिट कार्ड देखो या तो वीजा वाला होगा या मास्टर कार्ड होगा या फिर रुपए वाला होगा। ये सब ना पेमेंट नेटवर्क प्रोसेसर हैं, इनकी सहायता से हम पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड से। तो जब से यूक्रेन क्राइसिस आए ना, रशिया में अपने ऑपरेशंस सस्पेंड कर दिए मास्टर कार्ड ने, वीजा ने। अब सोच के देखिए, रशिया में विभिन्न बैंकों ने जिन्होंने मास्टर कार्ड या फिर वीजा का, जिनके पास डेबिट कार्ड होगा वो तो चलना ही बंद हो गया, है ना। हमारा तो चलो अच्छी बात है, इंडिया में रुपए है। अब आप में से बहुत से लोगों के पास में रुपए का डेबिट कार्ड होगा, मास्टर कार्ड या फिर वीजा का नहीं होगा। ये सरकार ने लॉन्च किया था 2012 में। 2012 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपए जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था एज एन इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पेमेंट सर्विस सिस्टम। बट देखो दिक्कत ये है, रुपए इंडिया में तो काफ़ी देखने को मिलता है, लेकिन ग्लोबल प्रेजेंस जो है ना रुपए की बहुत कम है। वीजा और मास्टर कार्ड की ही ज़्यादा है, रुपए की बहुत कम है। अब रशिया भी रुपए को नहीं यूज़ करेगा। रशियन बैंक्स जो हैं, ज़्यादा संभावना है वो चाइना के यूनियन पे पेमेंट सिस्टम को यूज़ करेंगे, ना कि इंडिया के रुपए को, क्योंकि विभिन्न देशों में इंडिया का जो रुपए है ना बहुत कम चलता है। और नेक्स्ट पॉइंट तो ये है जो हमने पहले भी डिस्कस किया, इंडिया को डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करना चाहिए ताकि इंडिया दूसरे देशों पर डिपेंड ना करें। जैसे चाइना जो है, चाइना की इकोनॉमी पहले बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गई थी, लेकिन चाइना को ये समझ में आ गया अगर इकोनॉमी पूरी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहेगी तो कल को खतरा पैदा हो जाएगा। अब उन्होंने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने पे काफ़ी फोकस किया है ताकि देश चाइना अगर अलग थलग भी पड़े तो उनकी इकोनॉमी के पहिए जो हैं वो रुके ना, घरेलू मार्केट में उनकी जो कंजम्पशन है ना वो होती रहे। तो इंडिया को भी यही इंश्योर करना चाहिए, इंडिया में जो लोग रहते हैं ना उनकी जो कंजम्पशन है ना वो बढ़े, और उसी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए हमारे जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो प्रोड्यूस करें। तो फिर इंडिया ऐसी सिचुएशन में सेल्फ सफिशिएंट होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।